मेरे साथ इस वक्त मैन इन एक्शन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और पार्टी के पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त इंदौर मध्य प्रदेश से। सबसे पहले कैलाश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका हाथ कैसा है? सुना है उसमें एक फ्रैक्चर भी हुआ है, कैसा है वो? क्या लिगामेंट फ्रैक्चर है और कितना आराम अब आप महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद दीपक जी। हाथ में खाली लिगामेंट थोड़ा रप्चर हुआ है, ईश्वर की दया से काफ़ी बच गया, पर 15-20 दिन जरा रिपेयर होने में लगेगा उसको। वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत बड़ी घटना थी पर बहुत छोटे में निपट गए, ऐसा मैं मानता हूँ ईश्वर की कृपा से। मध्य प्रदेश की राजनीति बिल्कुल शांति की राजनीति, चलिए जबानी तीर चल जाए वो अलग बात है, लेकिन वहां से लेके पश्चिम बंगाल की राजनीति जहां राजनीतिक हिंसा उसके चरित्र में है, क्या बदलाव महसूस करते हैं, क्या अंतर देख रहे हैं आप? जमीन और आसमान का अंतर है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक सौजन्यता है। हम लोग आपस में भले ही विधानसभा के अंदर कितना भी एक दूसरे के खिलाफ बोलने पर जब व्यक्तिगत रूप से हम लोग मिलते हैं तो व्यक्तिगत संबंधों का भी ख्याल रखते हैं और यहाँ तक कि पारिवारिक संबंधों का भी ख्याल रखते हैं। पर दुर्भाग्य से बंगाल में ये बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल में तो बहुत मुश्किल होता है कोई आपके पास प्रतिपक्ष का नेता या कोई मिल जाए तो लोग देख के मुंह मोड़ के निकल जाते हैं। ऐसा आतंक के भय कि ऐसा नहीं हो कि हमारी नेता देख ले। मेरे साथ एक मेयर रहे, अभी वो मंत्री हैं ममता जी के कैबिनेट में। वो एक दिन एयरपोर्ट में मिल गए, मुझे देखकर ऐसी दौड़ लगाई उन्होंने कि ऐसा नहीं हो कि मैं उनसे नमस्ते कर लूँ और ममता जी को पता लग जाए। तो बहुत घबराहट है, उनके दल में बहुत घबराहट होती है। आपने कहा दल में घबराहट है, लेकिन शुरुआत हम अगर डायमंड हार्बर की घटना से करें, आपको इस बात का अंदेशा था, लेकिन ममता कह रही है तो बीजेपी की नौटंकी है, सिंपैथी ले रही हैं, क्या कहेंगे उनके इस आरोप पर? और फिर वो ये भी कहती हैं कि भारतीय टीएमसी के कई सारे नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है, ये करवा रही है सब कुछ। देखिए, मुझे लगता है कि शायद ये सब जानबूझकर किया गया, ममता जी के इशारे पर किया गया, उनके भतीजे अभिषेक के इशारे पर किया गया, क्योंकि उनके दोनों दाएं बाएं, एक जहांगीर नाम है, एक शौकत मोला नाम है, दोनों वहाँ के स्मगलिंग का काम करते हैं। उन दोनों ने अलग अलग स्थानों पर 10-10 हज़ार लोगों के भोजन की व्यवस्था की थी। तो हमको शाम को ही पता लग गया था कि वहाँ बड़ा पंडाल बन रहा है, भोजन बन रहा है। क्यों? तो बोले बसें आ रही हैं और लोगों को लाने की व्यवस्था है, 10,000 लोग 2 जगह स्थानों पर इकट्ठा होंगे। हमने इस संबंध में जैसे हमको रात को पता लगा, हमने होम सेक्रेटरी बंगाल को ईमेल किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ईमेल किया और भारत शासन के गृह सचिव को भी ईमेल किया कि भाई ऐसी संभावना लग रही, लाइन ऑर्डर जरा बिगड़ जाएगा कि 20,000 लोग अगर रास्ते में खड़े रहेंगे तो क्या होगा। और वो रोड गंगा सागर का बहुत छोटा रोड है। तो हमने बोला कि इस पर कम से कम। फिर सुबह हमारे कोषाध्यक्ष हैं दानानिया जी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से भी बात की और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि भाई ऐसी बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे, बोला आप चिंता मत करिए, पूरा फोर्स लगा हुआ है। और सुबह एक पुलिस अधिकारी आया, उन्होंने पायलट दे दिया, हम सब लोग साथ में निकल गए। हमने बोला पुलिस अधिकारी साथ में है तो अब क्या होगा। पर जब हमारे आगे हमारे कार्यकर्ता कुछ मोटरसाइकिल से पायलटिंग कर रहे थे, कम से कम 50-60, तो वो थोड़े से आगे थे, आधा किलोमीटर, वो वहाँ पहुँचे और एकदम उनकी खूब पिटाई की, मोटरसाइकिल छीन ली। कम से कम 50 मोटरसाइकिल गायब थी, उसमें 17-18 मिल गई अभी, और उसमें से एक कार्यकर्ता सीरियस भी है। सबकी पिटाई की उन्होंने। हम लोग पहुँचे तो हमने देखा कि कोई मोटरसाइकिल वाला इधर घायल पड़ा, कोई इधर घायल पड़ा, और एकदम हम पे बड़े बड़े पत्थरों की बरसात चालू कर दी। नड्डा जी की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उनको तो कुछ नहीं हुआ, बाकी उनके पीछे मेरी गाड़ी थी, तो मेरी गाड़ी के एक भी कांच साबुत नहीं बचा। और हमारी सुरक्षाकर्मी थे CISF के, उन लोगों जवानों ने काफ़ी हमको बचाया। मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे CISF के जवानों ने वहाँ पर बहुत रक्षा की, वो खुद भी घायल हुए हैं, और नहीं तो बहुत जानलेवा हमला था वो। और उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से, पर हमें आश्चर्य हुआ कि कहाँ हैं हम, क्या हमारे देश में ही है क्या कि पुलिस खड़ी हुई है, बड़े अधिकारी, सीनियर अधिकारी खड़े हुए, उनके सामने ही गुंडे बिल्कुल आके पत्थर मार रहे हैं। और सबको बता दिया था, उसके बाद भी अगर ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करे तो ऐसी सरकार, ऐसे मुख्यमंत्री को बने रहने का अधिकार होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। आपने पूरी घटना बताई, लेकिन टीएमसी के लोग कहते हैं कि भाई इससे तो बीजेपी को ही संपत्ति मिलेगी, हम क्यों कराएं ऐसी घटना, हमें क्या मिलेगा, इससे तो बीजेपी को ही लाभ मिलेगा। आप क्या कहेंगे उनके इस आर्गुमेंट पर?
देखिए, ऐसा है कि जब नीयत ही खराब हो और नीति ही खराब हो तो कुछ भी कहे वो, ऐसा एक सौजन्यता होती है। यदि नड्डा जी के ऊपर पथराव किया, कुछ लोगों ने कर दिया, गलती से क्या, तृणमूल के झंडे लेकर पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि तृणमूल के झंडे लिए हुए हैं, अभिषेक के फोटो लिए हुए हैं, अभिषेक जिंदाबाद, ममता जी जिंदाबाद, सारे वीडियो निकाल कर देख लीजिए। उसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है क्या जो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया? एक भी कार्यकर्ता अगर दिखे तो बता दीजिए। और इसलिए इतना बड़ा झूठ, इतना सफ़ेद झूठ, ममता जी सफ़ेद साड़ी आप पहनती हैं पर इतना सफ़ेद झूठ बोलती हैं, तो मुझे अभी पता लगा। यदि विश्व में झूठ बोलने की प्रतिस्पर्धा हो जाए तो मेरा दावा है कि ममता जी इस देश को एक गोल्ड मेडल तो दिला ही दे, क्योंकि आखिर झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, फिर कुछ सौजन्यता होती है। अगर हम पे पथरा हो गया, नड्डा जी पे पथरा हो गया, तो मुख्यमंत्री जी सॉरी बोलती कि मेरे प्रदेश में ऐसा हुआ। वहाँ पर किस भाषा का उपयोग किया उन्होंने नड्डा जी के लिए, किस तरीके से उन्होंने बोला, मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक है। भारत के अंदर ये परंपरा कभी भी नहीं, और बंगाल में तो बिल्कुल भी नहीं। बंगाल की कला, संस्कृति, भाषा, सम्मान ये बहुत उत्कृष्ट है, और वहाँ पर एक मुख्यमंत्री का इस प्रकार हल्के शब्दों में बयान करना राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बहुत शर्मनाक है। मैं नहीं समझता कि इसको बंगाल के लोग भी बर्दाश्त करें, क्योंकि पूरे बंगाल की बदनामी हुई है इससे। पूरे बंगाल के लोग जो दुनिया के अंदर हैं, कनाडा, जापान, वहाँ सबके मेरे पास फ़ोन आया कि यार हम शर्मिंदा हैं बहुत कि हमारी मुख्यमंत्री कैसा बयान कर रही है। उन लोगों ने वीडियो भेजे हैं। मतलब हर व्यक्ति बंगाल का है वो शर्मिंदा है, पर ममता जी अभी भी उसी तेवर में बात कर रही हैं। आपको क्या लगता है, वो ये साबित करना चाहती हैं कि भाई जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष, उसके महासचिव, उनके पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष पर पत्थर बरसवा सकते हैं, तो बीजेपी का कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है? क्या ये मैसेज देना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता? देखिए, आप समझ गए खास बात, क्योंकि हमने उनकी ज़मीन खसका दी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से वहाँ पर पेनिट्रेशन किया है, पूरे बंगाल के अंदर पोलिंग बूथ तक हमारे कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी हो गई और टीएमसी को बेनकाब किया हमने घर घर जाकर। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि हमारी ज़मीन खिसक गई, तो वो हमारे कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में मार रहे हैं। इस पिछले एक सप्ताह के अंदर 5 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। तो आतंक फैलाकर कोई बीजेपी का काम नहीं करे। जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को मार सकते हैं तो तुमको भी मार सकते हैं। तो अभी हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उसमें हमारे 3 कार्यकर्ताओं की जनसंपर्क करते हुए हत्या कर दी उन्होंने। तो ये सिर्फ डर पैदा करना, भय पैदा करना, आतंक फैलाना कोई भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करे, नहीं तो उसका हश्र यही होगा। इसके अलावा और कोई कारण नहीं, क्योंकि अब उनके हाथ से बंगाल निकल चुका है। अब वो सिर्फ इसी तरीके से बंगाल पे कब्जा करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम टीएमसी में उनके खिलाफ असंतोष की बात करें, ये कहें कि टीएमसी में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर असंतोष है, कितने नेता कैलाश विजयवर्गीय जी आपके संपर्क में हैं तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए? क्योंकि हमको ये जानकारी मिल रही है कि 19-20 को तो शुभेंदु अधिकारी शायद भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी की मौजूदगी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जो सत्ता का अहंकार है ना, वो आदमी को अंधा कर देता है, वो प्रजातंत्र का दुश्मन हो जाता है। और ये सत्ता का अहंकार दोनों बुआ भतीजे को है। वो जिस प्रकार अपने ही दल के सीनियर नेताओं का अपमान करते हैं, जिन्होंने तृणमूल की गठन के समय से वो ममता जी के साथ है, वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनका दम वहाँ पर घुट रहा है। एक नहीं, बहुत सारे नेता हैं। आप देखिए, तृणमूल से एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता और नेताओं की संख्या भारतीय जनता पार्टी में आएगी, क्योंकि ममता जी के अहंकार से, ममता जी के अपमान से कार्यकर्ता, जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता, वो टीएमसी में रह ही नहीं सकता। और इसलिए बहुत सारे कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि टीएमसी में नेता कौन रहेगा, या तो चमचे रहेंगे या ममता जी रहेगी, नेता कोई नहीं रहेगा, स्वाभिमानी कार्यकर्ता कोई भी नहीं रहेगा। कैलाश जी, आपको क्या लगता है, ममता जी की तरफ से उनके एक खास सिपा सलार का ये बयान आया कि उनकी हत्या भी करा सकती है भारतीय जनता पार्टी, आप क्या कहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक हिंसा का सहारा लेगी? क्योंकि उनका ये भी आरोप रहता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी हमारे जो तृणमूल कांग्रेस के हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी भी हत्या की है।
देखिए, हमारा हिंसा की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं। आज बंगाल में हम इतने ताकतवर हैं कि हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकते हैं, पर प्रजातंत्र में हिंसा का जवाब अगर आप हिंसा से देंगे तो फिर डेमोक्रेसी समाप्त हो जाएगी। तो हम एक जवाबदार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, केंद्र में हमारी सरकार है, एक लंबा इतिहास जनसंघ से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अटल जी जैसे नेता रहे, आज मोदी जी जैसे नेता हमारे प्रधानमंत्री हैं। यदि हम हिंसा का जवाब हिंसा से देते तो कभी के दे दिए गए होते। हमें हिंसा की राजनीति से करना विश्वास है और हमारी क्षमता भी है, तो भी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं मानते कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाए। जनता के ऊपर हमें विश्वास है, जनता समय आने पर जवाब देगी। पर इस प्रकार के बयान देकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है टीएमसी के नेताओं के द्वारा। मैं समझता हूँ उनका चेहरा एकदम बेनकाब हो गया है। बंगाल की जनता पहचान गई, देश की जनता पहचान गई, और अब ममता जी की ज़मीन ख़त्म हो गई है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर हमारी सरकार बनने से कोई रोक सकता होगा। आपने कहा, आपने दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको पता है राज्य सरकार का भी एक तंत्र होता है और इलेक्शन में कई बार जब आप सत्ता में रहते हैं आप पे भी आरोप लगता है कि राज्य तंत्र का गलत इस्तेमाल किया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर भी लगता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या बंगाल में बिना राष्ट्रपति शासन के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है? देखिए दीपक जी, मैं भी 40 साल से राजनीति के अंदर हूँ। मैं पार्षद से लेकर आज यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने बहुत राज्यों का दौरा किया। मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र सब दूर चुनाव में काम किया। मैंने सत्ता में सत्ताधारी दल के साथ अधिकारियों का तालमेल देखा और मैं कह सकता हूँ कि मैंने अधिकारियों का राजनीतिकरण देखा है। पर देश के अंदर पहला प्रदेश है और एकमात्र प्रदेश है बंगाल, जहाँ राजनीतिकरण के साथ अधिकारियों का अपराधीकरण भी हो गया। कल मुझे एक बड़े अधिकारी ने बताया रात को मुझे कि एक पुलिस अधिकारी की संपत्ति 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, कुछ 300-400 करोड़ के तो कागजात उन्होंने ढूंढ लिए। वो पुलिस अधिकारी जल्दी ही कहीं ना कहीं पकड़ेंगे उसको। तो कुल मिलाकर वहाँ पर इतना ज़बरदस्त अपराधीकरण हुआ है, क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है। वहाँ पर घुसपैठिए आते हैं, वहाँ से स्मगलर आते हैं, वहाँ से अवैध हथियार आते हैं, वहाँ से फेक करेंसी आती है। तो बंगाल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा, यदि वहाँ पर इस प्रकार के लोग राज करेंगे तो मुझे लगता है कि बंगाल एक अलग प्रकार का प्रदेश है और उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बंगाल को भी बचाना है और देश की आंतरिक सुरक्षा को भी बचाना है, और इसलिए वहाँ ऐसे दल की सरकार हो जो कम से कम देश के बारे में सोचे, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और बंगाल को बचाए। जब मतलब आप बड़ी बात कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है, क्या मैं आपके इस बयान का ये मतलब निकालूं? हाँ, निश्चित रूप से टीएमसी की सरकार के कारण वहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं, वहाँ आतंकवादी आ रहे हैं, वहाँ अवैध हथियार आ रहे हैं, वहाँ से फेक करेंसी आ रही है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। आप आरबीआई की रिपोर्ट देख लीजिए, किसी ज़माने में हमारे यहाँ नेपाल से फेक करेंसी आती थी, अब हमारे यहाँ बंगाल से सबसे ज़्यादा फेक करेंसी आ रही है। और इसलिए ये बिना राज्य सरकार के सहयोग से नहीं आ सकती। वहाँ पर जो एक जो अधिकारी है जो सीमावर्ती जिलों में रहता है, वो 1-1 करोड़ रुपए रोज कमाता है, ऐसा मुझे जानकारी मिली। तो ये सारे अवैध काम जो हो रहे हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि राजनीतिकरण अधिकारियों का बर्दाश्त किया जा सकता, पर अपराधीकरण अगर अधिकारियों का हो जाए तो ये बहुत चिंता की बात है। ठीक है, दो आखिरी सवाल मेरे बचते हैं। पहला ये, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या ऐसी परिस्थितियों में बिना राष्ट्रपति शासन लगाए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा सकते हैं? देखिए, हम तो ऑलरेडी कह चुके हैं माननीय गृह मंत्री जी से कि बिना राष्ट्रपति शासन के यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, और हमने चुनाव आयोग से भी कहा कि डेमोक्रेसी में मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। पर ममता जी अगर मुख्यमंत्री रही और राज्य की पुलिस और मशीनरी के भरोसे अगर चुनाव कराया तो फेयर नहीं होंगे, निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, लोग मतदान करने नहीं जाएंगे,
छाप खाना वहाँ बन जाएगा। ये लोग मतदान केंद्र पर कब्जा करके पूरे पोलिंग बूथ पे कब्जा कर लेंगे और इसलिए वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो, निर्भीक चुनाव हो, आम आदमी वोट डाल सके, उसके लिए राज्य की मशीनरी को अलग करके सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल कर्मचारी वो ही अगर चुनाव कराएंगे तो वहाँ निष्पक्ष चुनाव होंगे। ये चुनाव आयोग जवाबदारी ले या राष्ट्रपति शासन लगे, दो ही उसके विकल्प हैं। सर, क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपकी इस मांग को गंभीरता से स्वीकार करने के लिए विचार कर रहे हैं? क्या उन्होंने, आई एम श्योर कि उन्होंने परिस्थितियों का, उनके पास तो पूरी देश की मशीनरी है, उन्होंने उसका अध्ययन किया होगा और शायद इसीलिए वो 19-20 को जा रहे हैं। देखिए उन्होंने एक चैनल पे इंटरव्यू में कहा भी था कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो राष्ट्रपति शासन की मांग की है वो इसीलिए की है कि वहाँ पर बहुत स्थिति ख़राब है, आदमी की जान सुरक्षित नहीं है। पर केंद्र सरकार संविधान के आधार पर विचार करेगी और इसलिए उन्होंने हमारी बात पे सहमति प्रदान की, बाकी निर्णय लेना है केंद्र सरकार का काम है। ठीक है, आखिरी सवाल, एक आज नया नारा आया पश्चिम बंगाल से, वाम का वोट राम को। क्या हो पाएगा पश्चिम बंगाल में कि लेफ्ट का वोट जो है इस बार राम के नाम पे पड़े? ये तो मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ पर वामपंथी काफ़ी अब बहुत सिकुड़ गए हैं। एक ज़माना था वामपंथियों का बड़ा साम्राज्य था। मैं 5-6 साल में देख रहा हूँ कि उनकी संख्या काफ़ी कम हुई, काफ़ी हमारे दल में आ गए, काफ़ी टीएमसी में चले गए। तो वामपंथी का भी बहुत बड़ी ताकत तो नहीं, पर हाँ वो अपने आप को एक अच्छा दल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और यदि वो वाम का वोट राम को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे शंका है थोड़ी सी। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी, आप ख्याल रखिए अपना, क्योंकि आपको लगातार वहीं पर रहना है अब और राजनीतिक गतिविधियां भी करनी है। चुनाव बहुत नज़दीक है, मुझे पता है कि आप अपना अधिक वक्त पश्चिम बंगाल में गुजारेंगे। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।